हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स लेकर आया हूं जिससे ये पता चलता है कि हमें न्यूज़ को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। बेसिकली उस न्यूज़ को पढ़ने का भी एक तरीका होता है और हमें टीवी क्यों नहीं देखना चाहिए। जैसे मैं हमेशा से कुछ चीज़ें कहता हूं कि जो लोग टीवी पर न्यूज़ देखकर ट्रेड करते हैं वो कभी भी अच्छे पैसे नहीं कमा पाते, और ये चीज़ फैक्ट है। क्योंकि टीवी पर न्यूज़ देखकर बेसिकली जो स्मॉल रिटेलर्स होते हैं वही ट्रेड करते हैं, उनको सुनकर वही ट्रेड करते हैं, और आधी अधूरी न्यूज़ पढ़ के और आधी अधूरी न्यूज़ को समझ के और उल्टे सीधे ट्रेड डाल लेते हैं। तो वहां पर नुकसान होने के चांसेस नहीं, पूरे पक्की गारंटी होती है कि वहां पर नुकसान होगा ही होगा। देखो, ऑपरेटर्स का काम होता है कि अच्छे शेयर्स को ऊपर के प्राइसेस पर खरीदवाना, और जब नीचे आ जाए तो उसको बिकवाना। उन सबको करने के लिए उनको मीडिया का कैसे सहारा लेना होता है, इस चीज को मैं बार बार आपके सामने दिखा चुका हूं, और आज फिर से एक चीज दिखाना चाहता हूं कि पहले भी इन्होंने क्या किया था और आज फिर क्या होने की कोशिश हो रही है। मेरा पर्पस यहां पर आपको सिर्फ यह बताना है कि अगर किसी चीज को करना है तो प्रोफेशनली करना सीखो, और प्रोफेशनली करने के लिए पहले उस चीज को ठीक से करना सीखो। देखो, कढ़ाई पनीर अगर पहली एक दो बार बना रहे हैं ना तो गलती होने के पूरे चांसेस है। बिना सीखे बनाएंगे तो बिल्कुल ही गलती हो जाएगी। अगर बनाना है तो फिर ठीक से तरीके से सीख के तब बनाओ, अदरवाइज क्या होगा कि उसमें पनीर भी डलेगा, उसमें बाकी सारी महंगी चीजें भी डलेगी, और उसके बाद वो खराब भी हो जाएगा, और उसके बाद लगेगा हमें करना कैसे आएगा। तो सेम चीज मार्केट में है। मार्केट में आपके मेहनत के पैसे भी लगेंगे, आपका टाइम भी लगेगा, आपकी एनर्जी भी लगेगी, आपका फोकस भी लगेगा, ऑफिस का काम भी बेकार होगा, और उसके बाद में सिर्फ साथ में नुकसान भी हो जाएगा। तो फिर लगेगा कि ये जुआ है, ये सट्टा है। देखो, हर चीज को करने का एक तरीका होता है। अब मैं यहां पर एक आपको आज की एक न्यूज दिखाता हूं। न्यूज में क्या लिखा हुआ है, और ये न्यूज का मुझे कैसे पता चला। मेरा ही एक फ्रेंड है जो मना करने के बाद भी सुनता नहीं है और न्यूज को देखता रहता है, मुझे भी फॉरवर्ड करता रहता है कि देखो, मैं तो पैनिक में हूं ही विवेक भाई, आप भी पैनिक में आ जाओ। तो अभी मेरे पास व्हाट्सएप पर ये न्यूज आई थी। तो आरबीआई फाइंड्स रुपीज 519 करोड़ प्रोविजनिंग डाइवर्जेंस बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 20। अब इस हेडलाइन को पढ़ के क्या पता चलेगा? इस हेडलाइंस को पढ़ के यह पता चलेगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रोविजन है, जो एनपीए का प्रोविजन है, वो 519 करोड़ से बढ़ गया है। हर कोई यही पढ़ेगा, लेकिन इस न्यूज में जब इस लाइन को डाला गया है तो इसके साथ में एक चीज और यहां पर डलनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, अगर सीरियसली इस न्यूज को पब्लिक के फेवर में लेकर आना था तो। लेकिन वो क्यों नहीं आई? क्योंकि ये पब्लिक के फेवर में लाने के लिए नहीं, इस न्यूज को पब्लिश किया गया है, जिससे जब सेंट्रल बैंक काफी नीचे आ गया है ना, तो उसको क्या मींस उसको निकलवाया कैसे जाए। चीजें सस्ती हो गई हैं तो अभी तो निकलवाना है पब्लिक से। तो अभी इसमें यहां से देखकर पता चलता है 519 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, लेकिन जब हम इसको नीचे आके पढ़ते हैं ना तो जरा सा 2 मिनट लगेंगे। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूं। अकॉर्डिंगली द एडजस्टेड नेट लॉस ऑफ द बैंक फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 हैज वाइडेंड बाय द 519 करोड़ टू 1640 करोड़। तो यहां पे इन्होंने 519 करोड़ से वाइडन करते हुए दिखा दिया, लेकिन उसके बाद जब हम और नीचे पढ़ते हैं तो यहां पता चलता है बैंक हैज आल्सो डिस्क्लोज दैट आरबीआई हैज फाउंड डाइवर्जेंस ऑफ 89 करोड़ इन द कैलकुलेशन ऑफ बैंक्स ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो जब वो 519 करोड़ था तो ये 89 करोड़ कैसे रह गया? ये 89 करोड़ ऐसे रह गया एक्चुअल में जो बैंक ने ग्रोस एनपीए की कैलकुलेशन की थी। इन द एब्सोल्यूट टर्म्स ग्रोस एनपीए ऑफ द बैंक स्टूड एट 32,589 करोड़ एज ऑन मार्च 31 2020, बट आरबीआई कैलकुलेटेड ग्रोस एनपीए इज रुपीज 32,678। तो जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 89 करोड़ का है। लेकिन यहां पर किस तरीके से दिखाया गया कि जैसे 519 करोड़ का हो। यहां पर 519 करोड़ दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअल में कितना है? एक्चुअल में है सिर्फ 89 करोड़। और ये ऐसा है कैसे? इसकी फर्दर डिटेल पढ़ते हैं। फर्दर डिटेल में यहां पर साफ साफ ये चीज लिखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर ये है, बैंक हैड डिक्लेयर्ड मोर देन रिक्वायर्ड नेट एनपीए ड्यूरिंग FY20। बैंक ने पहले से ही जितना रिक्वायर्ड था उससे ज्यादा एनपीए डिक्लेयर किया था। while the lender had reported net NPA of 11,534 crore at the end of FY20, the RBI assessment showed the NPA at 11,104.46 crore। ठीक है, अब यहां पर यह है इंप्लाइंग एन एक्स्ट्रा डिक्लेरेशन ऑफ एनपीए वर्थ रुपीज 430 करोड़ बाय द बैंक। तो बैंक यहां पर 430 करोड़ का एनपीए एक्स्ट्रा पहले ही दिखा चुका है। तो मतलब वो पहले
पहले से ही इतना प्रोविजन एक्स्ट्रा बनाकर रखा हुआ है। अब 430 करोड़ का पहले से ही प्रोविजन एक्स्ट्रा बनाकर रखा हुआ है। जो टोटल था वो 519 था, तो जो एक्चुअल डिफरेंस है वो 519 माइनस 430 सिर्फ 89 करोड़ का डिफरेंस है। 89 करोड़ के डिफरेंस को किस तरीके से दिखाया गया है, जैसे पहाड़ टूट गया हो, 519 करोड़ का यहां पर जैसे लॉस हो गया हो। अब 89 करोड़ इस बैंक के लिए कितनी बड़ी फिगर है, एक बार वो भी जाकर देख लेते हैं। हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के यहां पर फाइनेंशियल्स में गए, screener.in पर, जिसको मैं अक्सर यूज करता हूं, और बैलेंस शीट में गए। बैलेंस शीट में जाकर देखा कि कंपनी के अपने रिजर्व कितने हैं। तो कंपनी के रिजर्व हैं शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, यानी कि 15,827 प्लस 5,710, यानी कि टोटल कंपनी की जो वर्थ है वो है 21,500। अब 21,500 में 89 करोड़ मींस आपको समझ में आ रहा है कि जैसे आपके पास सपोज 21,000 रुपए हो और 21,000 रुपीज हो, 21,000 रुपीज में से 89 रुपीज का लॉस हो जाए तो कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है यार, पता तक नहीं चलता। लेकिन इस चीज को कहां कैसे पब्लिश किया जाता है, इस चीज को पब्लिश किया जाता है एक बहुत बड़ा सा केस बना के कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने 519 करोड़ की एक रिपोर्ट छापी है। 519 करोड़ नहीं है यार, 89 करोड़ है। और वो 89 करोड़ भी इस कंपनी के लिए ओवरऑल बेसिस पर कितनी बड़ी फिगर है वो आप देख लो। ये जरा सी पीनट है, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जितना ये नीचे की बात कर रहे हैं ना, अगर आप उतना ओवरऑल यहां पर देखो कि शेयर प्राइस कितना नीचे आ गया है। अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर प्राइस की बात करोगे तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर प्राइस ने अभी 26 का लेवल टच किया था, 26.4 का, अभी 16.35 चल रहा है यार। यहां से जो वापस अगर ये ऊपर जाता है ना, तो यहां से ऊपर जाने का जो इसका पोटेंशियल है, पोटेंशियल प्रॉफिट है, दैट इज 61.61%। अब यहां पर ऑपरेटर बिल्कुल चाहेगा कि किसी भी तरीके से जिन लोगों के पास ये शेयर्स है ना, वो शेयर बिके और उनको बेचा जाए, जिससे जब 26.4 आए ना, फिर कोई अच्छी खबर छपेगी इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में और फिर से मार पड़ेगी। इसका एक और मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। जो चीज पहले की गई थी, सेम काम पहले किया जा चुका है। कैनरा बैंक के केस में इसी तरह की बिजनेस स्टैंडर्ड में एक खबर छपी थी। बिजनेस स्टैंडर्ड में तो छोड़ो, बाकी सब में ही छपी थी और बिल्कुल डिट्टो छपी थी। सीबीआई रजिस्टर्स केसेस फाइल्ड बाय कैनरा बैंक एसबीआई ओवर 8,000 करोड़ रुपीस फ्रॉड। 8,000 करोड़ रुपीस की फ्रॉड की खबर छाप दी। और उसके बाद में क्या बताया गया, उसके बाद में बताया गया कि लेटर कैनरा बैंक इश्यूड a statement to the exchanges titled clarification in respect of news regarding alleged fraud by Miss Transactory India Limited, financial implication for Canara Bank 678 crore fraud reported to RBI on this date and 100% provision made. It is clarifying the following, यानी कि जो फ्रॉड भी था वो भी 678 करोड़ का था और उसका भी 100% प्रोविजन पहले ही बुक हो चुका था, यानी कि आज की डेट में इसका कोई इंपैक्ट था ही नहीं। ये इतनी पुरानी खबर थी 10 फरवरी 10 फरवरी की, और इसको इस तरीके से हेडलाइन देखो। हेडलाइन है कि किसी का भी पेट खराब हो जाए जिसके पास ये शेयर्स रखे होंगे। और ये खबर कभी छपी कब थी, ये खबर छपी थी दिसंबर 19 2020 को, दिसंबर 19 2020 को, यानी कि ऑलमोस्ट 8 मंथ्स के बाद, 8 महीने के बाद। और जब दिसंबर 19 को ये खबर छपी, उसके बाद उसका रिजल्ट क्या निकला मैं आपको जरा वो भी दिखा देता हूं। आपको देखकर हैरानी होगी कि किस तरीके से सारा गेम खेला जाता है। गेम खेलने के पीछे आप ये देखो, दिसंबर 19 की बात है ना, दिसंबर 19 को ये वाली डेट थी। ये बेसिकली सैटरडे के दिन आया था। 18 दिसंबर को फ्राइडे था, सैटरडे को ये खबर आई थी और संडे को वापस से 20 तारीख को 20th को बैंक ने अपनी तरफ से क्लैरिफाई कर दिया था। लेकिन होता क्या है कि जो फ्रॉड वाली खबर छापी वो तो सारे अखबारों ने छापी, सारी न्यूज ने दिखा दी, सारी मीडिया ने दिखा दी, लेकिन जो बैंक ने क्लैरिफिकेशन दी ना उसको किसी ने नहीं दिखाया। यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि उस क्लैरिफिकेशन को जो बैंक ने दी थी संडे के दिन, उसको बाकी सारी मीडिया ने क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि उस चीज के लिए ऑपरेटर का पूरा गेम प्लान नहीं बना। आप इस चीज को समझ के देखो, ये सारा काम किया किस तरीके से जाता है। और यहां पर एक न्यूज में नहीं छपती, सब जगह छपती है। क्यों छपती है देखो, मैं बहुत ज्यादा इस बारे में नहीं कह पाऊंगा,
लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे ना तो फिर उससे अगले दिन क्या हुआ, क्योंकि जनरल पब्लिक ने न्यूज तो पढ़ ली लेकिन क्लैरिफिकेशन नहीं पढ़ी। न्यूज क्यों पढ़ ली? क्योंकि सबने छाप दी। क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि क्लैरिफिकेशन तो सिर्फ बीएससी और एनएससी की वेबसाइट पर डाली गई और उसको कौन पढ़ता है? उसको कोई नहीं पढ़ता। उसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि जब अगले दिन मंडे को मार्केट में ये गिरा, जो इसने लो बनाया 105 का, और यहां से नॉन स्टॉप जो ये गया है, ये यहां से 63% का सीधा सीधा हाई इसने बनाया। और कितना टाइम लगा इसको इतना हाई बनाने में? कुछ भी नहीं। अगर इस डेट से लेकर इस डेट तक की बात करोगे ना तो हमें ये सिर्फ और सिर्फ 48 डेज लगे, यानी कि 1.5 मंथ में 63% का यहां पर गेन हुआ। यहां से ऊपर ले जाया गया और जो पुराना हाई था ना उसको भी तोड़कर चीजें ऊपर ले जाएगी। तो ये सारा गेम प्लान इस तरह का है। आप इन चीजों को समझकर देखो कि किस तरीके से पब्लिक को, रिटेल इन्वेस्टर्स को बुद्धू बनाया जाता है। ये एक तरह से एक पर्दाफाश है और ये सब चीजें लगातार चलती रहेंगी। क्यों? क्योंकि जब डिटेल में जाओगे ना, डिटेल में सारी चीजें लिखी है यार। वो कोई भी न्यूज़पेपर पे कोई क्लेम नहीं कर सकता। वो तो कह देंगे कि देखो न्यूज में सारी नीचे सारी चीजें लिखी है ना, पर नीचे तक जाना तो सीखो, डिटेल में पढ़ना तो सीखो। मैं एक चीज फिर बता रहा हूं, अगर मेहनत करके ट्रेडिंग करने का मन नहीं है ना तो फिर ट्रेडिंग करने का कोई फायदा नहीं है। पैसे खोने की जरूरत नहीं है, बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं। परिवार का पेट काट के मार्केट में पैसे लगाए जाते हैं और फिर अगर वहां नुकसान हो जाए ना तो इस चीज का पाप भी चढ़ता है उस इंसान को जो परिवार के लिए नुकसान करता है इस तरह का। ये आप समझ लो मैं किस बेसिक सेंस में बात कर रहा हूं। अगर करना है तो समझ के करो, टाइम देकर करो, नहीं करना है तो मत करो यार, नुकसान मत करो। मेरा कहना यही है। और जैसे मैंने बताया था ना, मजे करो यार की डेफिनेशन क्या है? मजे करो यार की डेफिनेशन यही है कि इन चीजों को पढ़ो, समझो, मन लगाओ, और जितना ज्यादा मन लगा के काम करोगे ना उतना आपको मजा आएगा, क्योंकि आपको नॉलेज गेन होगी। तो मजे करो यार का मतलब यही है। हेडलाइंस मत पढ़ो, नीचे भी जाओ या फिर पढ़ो ही मत। और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक मैं क्या बोलूंगा? फिर यही बोलूंगा, मजे करो यार, यानी कि यार मेहनत करो यार। लव यू सो मच, हैव ए नाइस डे।